Hello students, I am Rajni Mamgai, biology expert at Vedantu, and today we are going to discuss human health and disease chapter where we are going to discuss various diseases caused by various pathogens for KVPY essay. Sorry, KVPY SX. So let's start it. First of all, पैथोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जब हम पैथोजन की बात करें, वी नो दीज आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ होस्ट. तो होस्ट में ये बीमारियां करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज नोन एज पैथोजन, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआन. तो ये सारे के सारे जो है वो करते हैं बीमारी इन दी होस्ट बॉडी, एंड वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द बैक्टीरियल पैथोजन कि बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारी करता है हमारे अंदर पैदा, राइट. तो सबसे पहला है टाइफॉइड फीवर. सो वी नो टाइफॉइड फीवर कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. तो ये सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं. और सबसे पहला टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी. वी नो दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जब हम गंदा खाना या फिर पानी पिएंगे जिसमें कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो इससे हमें टाइफॉइड हो सकता है. और जब हम टाइफॉइड पढ़ते तो एक नाम बड़ा फेमस है, वो है मैरी मेलोन का, जो कि एक कुक थी और टाइफॉइड कैरियर भी थी. तो वो अपने खाने के साथ साथ इस बीमारी को भी परोसती थी. सो दैट्स व्हाई शी नेम्ड एज टाइफॉइड मैरी. और टाइफॉइड के लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज नोन एज विडाल टेस्ट. तो यहाँ पर इस टेस्ट को करने के बाद पता चलेगा टाइफॉइड है या नहीं है. अगर हम सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स क्या होता है, हाई फीवर बहुत टाइम तक रहता है, स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगती है. और बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए, जब सही से कोई ट्रीट नहीं करा रहा है इस बीमारी को, तो उस केस में इंटेस्टाइन में हो जाते हैं छेद, और जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है, डेथ हो सकता है, राइट. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट दी टाइफॉइड. सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, ऑल्सो नोन एज कोट्स डिजीज. सो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट कोच डिजीज को बोलते हैं. कौन कॉज करता है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है. और फैलता कैसे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींकने खांस रहा है कोई तो ऑब्वियसली ये स्प्रेड हो जाएगा बैक्टीरिया. अब ये करता क्या है, मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा, बोन्स एंड जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है. लेकिन ज्यादातर जो कॉमनली हम देखते हैं दैट इज लंग्स ट्यूबरकुलोसिस, राइट. तो अब इसके सिम्टम्स होते क्या क्या है. तो लंग्स ट्यूबरकुलोसिस मतलब बुरी तरीके से लंग्स को डैमेज कर रहा है ये बैक्टीरिया, राइट. टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा होता है, ये ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन होता है. तो जो कि क्या करता है, ऑब्वियसली लंग्स को खराब कर रहा होता है. तो जिसकी वजह से फीवर, कफ, ब्लड कफ, और यहाँ पर ब्लड इन स्प्यूटम, तो जो म्यूकस होता है उसमें ब्लड निकलेगा. चेस्ट पेन, भूख नहीं लगती है और बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है. फटीग मीन्स टायर्डनेस. वेट लॉस यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा. हाई टेम्परेचर, इवनिंग में चलते चलते बहुत बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. आवाज काफी मोटी हो जाती है, हॉर्सनेस मीन्स ऑब्वियसली मोटी मोटी आवाज हो जाएगी. और पल्स बढ़ जाती है, रात में स्वेटिंग होने लग जाती है उस इंसान को. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन आती है. तो बीसीजी मतलब होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो ये वैक्सीन होती है. और एक होता है इसका ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है, दैट इज नोन एज डॉट्स. तो जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस है, जो भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, टाइम टू टाइम उसको जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, सो दैट कि उसका अच्छे से इलाज हो सके, राइट. सो दैट इज बेसिकली नोन एज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट टर्म थेरेपी. So this is basically given therapy to the infected person. तो ये है all about the tuberculosis, right? अब यहाँ पर थर्ड बैक्टीरियल डिजीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है यहाँ पर निमोनिया. तो निमोनिया, आई गेस यहाँ पर है हमारे पास स्लाइड, यस. सो निमोनिया इज बेसिकली कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा.
तो आपको ये दोनों पैथोजन इसके याद रखने हैं। कैसे फैलता है? किसी के साथ आप जब जूठे ग्लास शेयर कर रहे हो या फिर यूटेंसिल शेयर कर रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, इनहेलिंग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो वो ड्रॉपलेट के अगर कॉन्टैक्ट में आप आते हो तो आपको भी ये न्यूमोनिया डिजीज हो सकती है। अब ये डिजीज डायरेक्ट लंग्स को अफेक्ट करती है। कैसे? तो यहाँ पर जो एल्विलाई होते हैं लंग्स में, दिस एल्विलाई एक्चुअली फिल्ड विद फ्लूइड। तो एल्विलाई ऑफ लंग्स फिल्ड विद फ्लूइड। अब जब उसमें फ्लूइड भर जाता है तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाता, बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, सो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि हमें पता है भाई एल्विलाई का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस सही से एक्सचेंज होंगे ही नहीं, और जिसके वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है। तो लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, और सीवियर कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बॉडी में, तो लिप्स, नेल्स जो है वो ग्रेश ब्लूइश कलर के होने लग जाते हैं सीवियर केसेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया, राइट, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट और बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पर है कोलेरा। So when we talk about cholera disease, it is basically caused by, तो इसका जो पैथोजन है, कॉजेटिव एजेंट है, तो कॉजेटिव एजेंट कौन है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कोलेरी। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये फैलता कैसे है? तो ये स्प्रेड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? कंटामिनेटेड फूड। तो सपोज आप, और ये बेसिकली ऐसी जो बीमारियां होती है ना वो बारिश के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया होता है, बारिश हो रही होती है तो वो क्या होता है, सपोज करो फीकल मैटर है तो वो पूरा पानी में घुल गया, बारिश के पानी में घुल गया, रिवर में गया, या फिर कहीं पर बहकर ऐसे ऐसे वाटर सोर्स में चला गया जहाँ का पानी लोग पीते हैं, फिर वो कंटामिनेट हो जाएगा वाटर, और जिसके वजह से क्या होगा, वो फैलेगी वो बीमारी, राइट। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो फूड एंड वाटर में होगा विब्रियो कोलेरी और फिर ये फैल जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर मिनरल आयंस का लॉस हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ excessive loss of water, iron, फीकल मैटर, वॉमिटिंग, ये सब होने लग जाता है, राइट। तो बहुत ज्यादा पानी, आयंस का लॉस होगा फ्रॉम बॉडी थ्रू स्टूल, स्टूल मीन्स फीकल मैटर, या वॉमिट होने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है, राइट। और जो मतलब स्टूल होगा वो काफी ज्यादा लूज होता है, पूरा पानी पानी उसमें होगा। तो अब इस चीज को रिकवर करने के लिए, जितना भी वाटर आयन लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। तो मतलब ORS वगैरह में आयन और वाटर को डिसॉल्व करके ऑब्वियसली इनटेक किया जाता है, सो दैट कि जितना पानी और आयन लॉस हो रहा है उतना रिप्लेस हो जाए। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर बॉडी को रिहाइड्रेट किया जाता है, oral rehydration therapy, so that it can replace lost iron and water from the body। तो ये बेसिकली इसका काम होता है इस थेरेपी का, राइट। इस तरीके से इसको बेसिकली बैलेंस किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेरा। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज आपने याद रखनी है, दैट इज द टेटनस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेटनस, टेटनस बेसिकली इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? तो जब हम इसके पैथोजन की बात करें तो दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये सारे के सारे अभी हम बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है ना, वो एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होता है हमारे बॉडी में, जिससे स्पैज्म हो जाता है मसल्स में, है ना, तो मसल लॉक हो जाती है। तो टेटनस को लॉक जॉ भी बोलते हैं बेसिकली। और ये फैलता कैसे है? तो ये बेसिकली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वुंड इन्फेक्शन से। तो सपोज कहीं पर वुंड हुआ है, वहां से ये फैल जाएगा, ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि भाई ये मसल्स वगैरह को करता है इन्फेक्ट, जिससे कि मूवमेंट ऑफ मसल और स्पैज्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें होता है रेस्टलेसनेस, ये इसका कैरेक्टर है। स्टिफनेस ऑफ नेक, क्योंकि स्टिफ हो जाती है नेक, स्टिफनेस ऑफ नेक। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ज्यादातर ये देखो इस एरिया में कर रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सॉरी डिफिकल्टी इन चुइंग, बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है उसमें जॉ, इसलिए इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। तो मतलब मुंह ही काम नहीं करता, जबड़ा काम नहीं करने लग जाता। सो चुइंग एंड फूड स्वेलोइंग। स्पैज्म मीन्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, तो मतलब हम नहीं चाहते फिर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। सो स्पैज्म ऑफ मसल ऑफ जॉ एंड फेस, तो मतलब ऐसा होता है कि जब मन करेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वरना नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको जॉ, लॉक जॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया जॉ एकदम लॉक, तो हमारे कंट्रोल में ये नहीं है अब, राइट। सीवियर पेन, और ये वॉलेंट्री मसल के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन वॉलेंट्री मसल, सो वॉलेंट्री मसल को ये बहुत ही ज्यादा डैमेज करने लग जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टेटनस। और इसको जैसे ही अगर यहाँ पर वुंड वगैरह हुआ है तो टेटनस के लिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, विच इज हैविंग प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, जो कि अगर टेटनस वाला बैक्टीरिया गया बॉडी में तो उसको वो किल कर देगा, एकदम से उसके अगेंस्ट काम करेगा, और ऑब्वियसली इट विल बी कंट्रोल्ड। तो ये है यहाँ पर टेटनस। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली वी आर हैविंग द अदर डिजीज, दैट इज डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया की अगर बात करेंगे तो इसका पैथोजन है कॉर्नीबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। और यहाँ पर ये जो पैथोजन है वो कैसे फैलता है, तो अगर हम इसकी स्प्रेड देखेंगे या मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो सपोज किसी को अगर ये डिजीज है तो वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है और आप उसके कांटेक्ट में हैं तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो हैव दिस डिजीज, राइट। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो जब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो गले में एकदम ऐसे खराश सी हो जाती है, सोर थ्रोट, उसके अलावा बहुत हल्का हल्का फीवर होगा पहले, माइल्ड फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक। तो ये सारे के सारे हैं, थ्रोट। तो मतलब यहाँ पर जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से घुसेगा ना वो मेनली बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही कर रहा होता है डैमेज, राइट, या फिर उसको इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर थ्रोट हो गया, लाइक सोर थ्रोट हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, है ना, थ्रोट टॉन्सिल भी देखने को मिलते हैं, थ्रोट टॉन्सिल। ग्रे मेम्ब्रेन हो जाती है थ्रोट में, यहाँ पर थ्रोट में एक मेम्ब्रेन, एक परत सी हो जाती है जो ग्रेश कलर की होगी, राइट। और ऑब्वियसली आवाज बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, वर्सनेस ऑफ थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ये यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स डिप्थेरिया में देखे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी बैक्टीरियल डिजीज जो आपको याद रखनी है। तो बाकी हमने ये सारी कवर कर ली है, और कौन सी, बस ठीक है। तो ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज जो हमें दी हुई है और आपको भी इसको पढ़ना है सबको। नेक्स्ट है वायरल डिजीजेस। तो जब हम वायरस डिजीज की बात कर रहे हैं, वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो डिजीज है दैट इज कॉमन कोल्ड।
कॉज्ड बाय पैथोजन राइनोवायरस। राइनो होता है हमारी नोज से रिलेटेड, तो ये नोज को इन्फेक्ट कर रहा होता है, एंड दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा ये, राइट। तो ये ऑब्वियसली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट मतलब खांसने से, छींकने से, राइट, या फिर कोई भी फॉर्माइड डिजीज है, तो जैसे कोई किसी को कॉमन कोल्ड है तो उसके पेन हमने यूज कर लिया, या उसने सेम डोर नॉब हमने यूज करा, टैप फॉसेट यूज करा है ना, तो वो नल का भी अगर यूज उसने छुआ है और हमने भी छू लिया, तो वो जो वायरस है वो हमारे, अब हम नोज टच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे को भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ पर नोज का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, आवाज बहुत मोटी हो जाती है, कोल्ड, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं इन द कॉमन कोल्ड, राइट। नेक्स्ट वायरल डिजीज अगर हम देखेंगे तो सेकंड है इन्फ्लुएंजा फ्लू, जो हम सुनते भी हैं। तो यहां पर अगर इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा, और इसी को फ्लू भी बोलते हैं, है ना। तो फ्लू भी वायरल डिजीज होती है, मिक्सो वायरस इसको कॉज करता है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। इसका पैथोजन भी वायरस होता है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं। तो इसमें भी कॉमन कोल्ड जैसे ही सिम्टम होते हैं, फीवर होगा, है ना। उसके बाद ये कैसी डिजीज होती है, हवा से फैलती है। तो सपोज अगर हवा में किसी के इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है, उसने छींका है, खांसा है, तो और हमने वही हवा इनहेल करी, तो हमें भी वो डिजीज हो जाएगी। तो ये भी ऐसे ही स्प्रेड होती है, स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न डिजीज है। हवा में अगर ड्रॉपलेट है तो ऑब्वियसली वो फैलेगा। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स सेम फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे यहाँ पर होगा फीवर, फीवर के अलावा यहाँ पर पूरी बॉडी पेन होती है। तो ये तो मतलब हमें मौसमी बुखार आते रहते हैं जो, तो दैट इज द इन्फ्लुएंजा, है ना। तो यहाँ पर होगा फीवर, बॉडी पेन, इट अफेक्ट्स नोज, राइट। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये एयर पैसेज को कर रहा होता है इन्फेक्ट, राइट। सो यहाँ पर अफेक्ट नोज, थ्रोट, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर कर रहा है, तो ये इसी पे एरिया को यहाँ पर करता है इन्फेक्ट। कॉमन कोल्ड तो इसमें होता ही है। उसके अलावा कॉमन कोल्ड वाले सारे सिम्टम्स दिखेंगे, सोर थ्रोट। उसके अलावा यहाँ पर अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, राइट। तो अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो तब हो जाता है ये काफी ज्यादा सीवियर। तो यहाँ पर इफ नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पर केसेस बिकम सीवियर। और सीवियर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर होगा निमोनिया होने के चांसेस हैं, ब्रोंकाइटिस मतलब यहाँ पर ब्रोंकाई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है अबाउट द इन्फ्लुएंजा और फ्लू, राइट। तो वही है, ये सारे के सारे एयरबॉर्न डिजीज हैं, ड्रॉपलेट से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड डिजीज। थर्ड जो वायरस डिजीज आपको याद रखनी है, दैट इज द मीजल्स, कॉज बाय रूबेला वायरस। सो इसका पैथोजन जो है वो है रूबेला वायरस। कैसा फैलता है, ये भी एयर इन्फेक्शन, ज्यादातर जो वायरल डिजीज होते हैं ना वो एयर इन्फेक्शन ही होते हैं। ये फैलता है एयर के थ्रू, एयर इन्फेक्शन। और यहाँ पर इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो फिर हवा से हमारे नाक में जाएंगे, ऑब्वियसली नोज से हम इनहेल करेंगे, तो यहाँ पर एयर पैसेज को इन्फ्लामेट करेगा, इन्फेक्शन करेगा एयर पैसेज में, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पैसेज, पिंक रैशेस ऑल ओवर बॉडी,
और इसके भी ना एक पैटर्न होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो ये पिंक रैशेस कहीं भी आ रहे नहीं, पहले बैक पर आते फिर पूरी बॉडी में ये होता है, राइट। तो यहां पर ये फर्स्ट अपीयर ऑन बैक ऑफ ईयर, उसके बाद धीरे धीरे यहां पर बैक से ये आगे फेस की तरफ आएंगे, बैक ऑफ ईयर, फेस, एंड देन नीचे की तरफ जाता है ये जो पिंक रैशेस हैं। और 5 साल से अगर कम के बच्चे हैं तो उनके में आईज जो है वो काफी रेड हो जाती है, तो उनमें ज्यादा सीवियर इफेक्ट होता है, जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। तो इसके लिए वैक्सीन जो है वो MMR वैक्सीन दी जाती है, दैट इज मीजल मम्प रूबेला वैक्सीन, राइट। तो इसके लिए ये वाली वैक्सीन दी जाती है इसको क्योर करने के लिए, राइट, प्रिवेंट करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मीजल्स। नेक्स्ट है रेबिस। सो हमें पता है रेबिस जो होता है हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है, क्योंकि ये हमें पता है कि नॉर्मली कुत्ते के काटने से होती है और हमें पानी से डर लगता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, राइट। इसका पैथोजन कौन है? इसका पैथोजन जो है वो है रैबिड वायरस। तो ये पागल जानवरों की वजह से फैलती है डिजीज, राइट। उसके बाद ये फैलेगी कैसे? स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ रैबिड, मतलब पागल जानवरों की वजह से, रैबिड और मैड, डॉग, जैकल्स, वुल्फ्स, कैट। तो ये सारी ऐसी प्रजाति हैं कार्निवोर्स वाली जो कि ये डिजीज कैरियर होते हैं, डिजीज कैरी करते हैं, और ऑब्वियसली अगर किसी को बाइट किया तो हो भी जाएगी ये डिजीज हमें, है ना। उसके बाद यहाँ पर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें बहुत ही ये 100% फैटल, रेबिस 100% फैटल है, मतलब घातक होगी होगी, मार के रहेगी इंसान को, है ना। तो इसमें होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से लगता है डर, कुत्ते की तरह एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवा निकल रहा होता है, एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन हो रहा होता है। उसके अलावा मूड स्विंग्स, तो कभी इंसान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है, कभी बहुत ही एक्साइटमेंट हैप्पी हैप्पी फील कर रहा होता है। डिफिकल्टी, इनएबिलिटी टू swallow फूड, इनएबिलिटी टू swallow फूड, एंड इवन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कुछ फ्लूइड डैमेज होने लग जाते हैं, राइट। इवन फ्लूइड डिस्ट्रॉय इन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा यहाँ पर ये 100% फैटल होता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट आज तक नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रेबिस, जो आपको याद रखना है, राइट। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 100% फैटल, जिसको हो गया वो घातक होगा ही होगा। उसके बाद है पोलियोमाइलिटिस डिजीज। सो वी नो दैट पोलियोमाइलिटिस में होता क्या है, इसमें इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी इसको बोलते हैं, बच्चों में 5 साल से या छोटे से जो बच्चे होते हैं, राइट, उनमें ज्यादातर देखा जाता है, और ये उनमें पैरालिसिस भी कर देता है। उसके बाद यहाँ पर ये फैलता कैसे है? तो ये स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो अगर फूड एंड वाटर में पोलियो वायरस है तो फैलेगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। इसके लिए जो पैथोजन होगा दैट विल बी पोलियो वायरस, और इसको ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से पूरी बॉडी में जाकर और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड को खाना शुरू कर देता है, बहुत खतरनाक है। सो अगर इसके सिम्टम्स देखेंगे तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के जो पार्ट हमारे पैर को या फिर हमारे जो वॉलेंट्री मसल ऑफ लेग को सिग्नल भेज रहे होंगे, वो अब सिग्नल नहीं भेजेंगे क्योंकि इसको खाना शुरू कर देता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये चीज याद रखना।
तो ये खाने से हमारी पेट में जाएगा, फिर ब्लड से पूरा नर्वस सिस्टम में जाएगा और लो जी काम करेगा, स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाएगी सबसे पहले, उसके बाद लोअर लिम्ब पैरालिसिस, और यहां पर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन के थ्रू। तो कौन कौन सी वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है? तो सबसे पहली वैक्सीन है सेवेंस और ऑल्सो नोन एज ओपीवी, ओरल पोलियो ड्रॉप जो होती है वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में ली जाती है। दूसरी जो वैक्सीन होती है साल्क वैक्सीन है, जिसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। तो इसकी दो वैक्सीन है जो अलग अलग तरीके से ली जाती है। तो ये है अबाउट दी पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जो आपको याद भी रखनी है डिजीजेस, और हमारी ऑब्वियसली बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एड्स हमें काफी डिटेल में करना है, जो हमारी एनसीईआरटी 12th क्लास में वो हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआन डिजीज है। तो जब हम प्रोटोजोआन डिजीज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो नाम याद आएगा वो है मलेरिया। सो मलेरिया जो है कॉज बाय दीज पैथोजन, प्लाज्मोडियम पैथोजन। सो प्लाज्मोडियम के अलग अलग वेरिएंट हैं, फैल्सीपैरम है, मलेरी है, ओवेल है, वाइवेक्स है। तो ये प्लाज्मोडियम के अलग अलग वेरिएंट है जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो ये होती है वेक्टर, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, और ये इसका प्राइमरी होस्ट होता है। तो ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर रहता है, फिर ये हमें बाइट करेगी और हमारे अंदर जाएगा। तो इस जो पैरासाइट है, ये जो पैरासाइट है, इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं। इस पैरासाइट को दो होस्ट चाहिए होते हैं। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाई मतलब दो, जेनेटिक मतलब जिसको दो होस्ट चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो प्राइमरी होस्ट इसका कौन हुआ? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। और इसका सेकंड होस्ट कौन होगा? सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? तो सेकंड होस्ट इसका ह्यूमन होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, चिल्स एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जैसे कि 48 आवर्स में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से फिक्स्ड आवर्स में चिल्स होंगी। और चिल्स क्यों होती? क्योंकि यहाँ पर हीमोजोइन टॉक्सिन निकलता है। तो ये टॉक्सिन आरबीसीज के हीमोग्लोबिन को तोड़कर इस टॉक्सिन में कन्वर्ट करता है ये वाला पैरासाइट हमारी आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज को रप्चर करेगा, उससे वो टॉक्सिन निकलेगा, और जब टॉक्सिन निकलता है तो फीवर और चिल्स आते हैं। तो ये इसका भी कुछ ड्यूरेशन होता है, तो उस ड्यूरेशन के बाद रिपीट होता है फीवर एंड चिल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम इसकी प्लाज्मोडियम पैथोजन की, तो यू हैव टू रिमेंबर कि जो प्लाज्मोडियम पैथोजन है, तो मैंने कहा इसको दो होस्ट चाहिए। जो ये प्लाज्मोडियम है इसको दो होस्ट चाहिए। पहला होस्ट इसका होगा मस्कीटो एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ये इसका पहला होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट। और हम इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो फीमेल एनोफिलीज है ये इधर कहां पर रहता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एनोफिलीज में एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट है, मतलब सेल के बाहर रहता है ज्यादातर। स्पोरोजोइट जो होते हैं, इसके इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं जो प्लाज्मोडियम के, वो गट में रहेगा या फिर रहेगा बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड में। तो मतलब जो ये पूरा पैरासाइट होता है या तो इसके गट में रहेगा सेल के बाहर, या तो इसके गट में रहेगा, या फिर जो इसके इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में रहते हैं। तो मतलब सेल के बाहर ही रहेगा। लेकिन हमारे केस में ये रहता है बेटा इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर रहता है। तो ये हमारे केस में होता है इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, सेल के अंदर रहने वाला। कौन से सेल में? लिवर सेल, दैट इज हिपैटोसाइट। पहले लिवर सेल के अंदर रहेगा, हिपैटोसाइट, और उसके बाद आरबीसीज में। तो यहां पर उसके बाद आरबीसीज में, तो आरबीसीज एंड लिवर सेल में हमारे केस में रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या है यहाँ पर मस्कीटो में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गेमीट्स वगैरह फ्यूज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका चलता है मस्कीटो में, और हमारे अंदर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। किसका? प्लाज्मोडियम का।
राइट, जो कि एक्चुअली पैथोजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मस्कीटो का स्लाइवरी ग्लैंड है जहां पर स्पोरोजोइट रहता है। अब ये स्पोरोजोइट है क्या, ये एक्चुअली इन्फेक्टिव स्टेज है। जैसे मस्कीटो हमें बाइट कर रहा है उसकी स्लाइवरी ग्लैंड से बहुत सारे स्पोरोजोइट निकलेंगे जो कि ओवल शेप के हैं, वी कैन से यहाँ पर, सॉरी ये रॉड शेप में है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका रॉड शेप है और ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये होते हैं वो इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज मतलब यहाँ पर एक्चुअली ये जो स्टेज है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया होता है। तो जैसे इसने बाइट किया ब्लड के थ्रू, अब ये जो स्पोरोजोइट है वो हमारे लिवर में पहुंच जाते हैं और लिवर में क्या करते हैं, लिवर सेल में ये अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे नंबर बढ़ाएंगे और फिर यहां से बाहर निकल जाएंगे लिवर सेल से। फिर फाइनली लिवर सेल से निकलकर ये जाते हैं आरबीसीज में और आरबीसीज में भी क्या करते हैं, अपना नंबर ये इंक्रीज करेंगे। देखो अंदर बाइनरी फिजन कर रहे हैं, होता जा रहा है, मतलब बहुत सारे इन्होंने फिजन किया और बहुत सारे इनके नंबर बढ़ गए। उसके बाद आरबीसीज को भी बर्स्ट किया, तो आरबीसीज से इनके इन्फेक्टिव स्टेज में ये सारे स्टेजेस निकले, सारे के सारे पैथोजन निकले और प्लस यहाँ पर इस स्टेज में हीमोजोइन भी निकलता है विच इज द टॉक्सिन। और इस हीमोजोइन टॉक्सिन की वजह से फीवर और चिल्स आते हैं। तो ये हर 48 आवर्स में ऐसा चलता रहता है, राइट। तो अलग अलग जो हमने वेरिएंट पढ़े अलग अलग उनका टाइम ड्यूरेशन होता है आरबीसीज को बर्स्ट करने का। तो जब ये थक जाता है आरबीसीज में डिवाइड होते होते, तो फाइनली ये अब यहाँ पर क्या करेगा, आरबीसीज में गेमिटोसाइट बनाएगा। गेमिटोसाइट मतलब फीमेल गेमिटोसाइट जो आगे जाकर गेमीट में कन्वर्ट होता है। तो फीमेल गेमिटोसाइट एंड मेल गेमिटोसाइट आरबीसीज में बन गया। फिर मच्छर ने हमारा खून पिया, उस इंसान का खून पिया जिसकी ब्लड में गेमीट्स थे और उसके बाद वो मच्छर के अंदर गेमीट चले गए। तो उसके बाद जब गेमीट चले गए तो गेमिटोसाइट चले गए, तो गेमिटोसाइट मतलब वो सेल जो आगे जाकर गेमीट बनाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन नहीं मिलती, वो टेम्परेचर नहीं मिलता। लेकिन मस्कीटो में इसको वो टेम्परेचर मिल जाता है जो इसको चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए या जो चाहिए गेमीट बनाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। सो फाइनली मस्कीटो के गट में, इंटेस्टाइन में, उसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट वगैरह बनेगा। फिर फर्दर इसके प्रोसेसेस चलेंगे और फाइनली स्पोरोजोइट में ये कन्वर्ट हो जाता है और वो स्पोरोजोइट जाकर स्टोर होता है इसके स्लाइवरी ग्लैंड में। तो याद रखना कि जो स्पोरोजोइट है वो बेसिकली इन्फेक्टिव स्टेज है इस पैरासाइट की और वो जाकर स्लाइवरी ग्लैंड में रिजर्व हो जाता है। तो स्पोरोजोइट का रिजर्वोयर कौन सा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये है बहुत ही सिंपल वे में जो आपको हर एक चीज याद रखनी है। एक तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, हमारे केस में कौन कौन से सेल को इन्फेक्ट करेगा, लिवर सेल एंड आरबीसी। उसके बाद गेमीट्स हमारे में नहीं बन सकते, फ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि हम उसको वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मस्कीटो में जाएगा। मस्कीटो कहीं से घूम रहा था, फीमेल मस्कीटो, उसने बाइट किया हमको और वो ब्लड सक किया उसने। अब फीमेल मस्कीटो ही क्यों हमारा ब्लड सक करती है, क्योंकि हमारे ब्लड में वो प्रोटीन होता है जो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, खुद के, प्लाज्मोडियम के नहीं, खुद के। तो अब जैसे उसने इंसान को काटा, उस इंसान को काट लिया जिसके अंदर भाई पैरासाइट था। अब बेचारी मस्कीटो के अंदर भी वो पैरासाइट चला गया। अब अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए सोच रही थी लेकिन अब उसके अंदर पैरासाइट की फर्टिलाइजेशन हो गई और बेचारा वो भी इन्फेक्ट हो जाता है ना। तो हम दोनों को ये इन्फेक्ट कर रहा होता है ये वाला पैथोजन, ये याद रखना है आपने। दैट्स ऑल, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको याद रखने का, दैट्स ऑल, राइट। नेक्स्ट है, अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोवन डिजीज में अमीबियासिस की, अमीबिक डायसेंट्री विच इज कॉज्ड बाय अमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है इसका, तो जो भी हाउस फ्लाई होती है तो वो कॉकरोचेस होते हैं, तो सपोज करो वो किसी की सिस्ट है, ये सिस्ट की फॉर्म में रहता है, तो किसी के फीकल मैटर में सिस्ट की तरह था, वो मक्खी किसी के फीकल मैटर में बैठी और फिर हमारे खाने में बैठ गई। तो ऑब्वियसली वो सिस्ट अब हमारे खाने में गया, अब वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज हियर।
तो यही इन्फेक्शन कर रहा होता है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है जो हमारी बॉडी में एंटर होता है फीको ओरल रूट से। फीको ओरल मतलब किसी ने फीकल मैटर से निकाला, उसके इंटेस्टाइन में ये सिस्ट थे इसके, और हमने उसको खा लिया, तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाता है। सो इसके सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस ऑफ द म्यूकस, और कभी कभी ब्लड क्लॉट्स भी दिखने लग जाते हैं, राइट। तो म्यूकस बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेस में निकलता है। दिस इज ऑल अबाउट द अमीबिक डायसेंट्री। तो ये है सारा प्रोटोजोआन डिजीज। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसकी, हेलमिंथिक डिजीज की। हेलमिंथिक मतलब राउंड वॉर्म्स जो डिजीज करते हैं। तो सबसे पहले है एस्कैरियासिस डिजीज कॉज बाय एस्कैरिस, जो कि राउंड वॉर्म है। कैसे ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल रूट, तो मतलब किसी के इंटेस्टाइन से बाहर निकला फीकल मैटर में, और वो फीकल मैटर कहीं से धुल कर खाने पीने वाले पानी में चला गया, और वो इंसान ने खाया, और उसके बाद हो गई उसको डिजीज। तो यहाँ पर क्या होगा, फीवर और आरबीसी मतलब अनीमिया हो जाएगा, लेस हीमोग्लोबिन, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पर अनीमिया हो जाता है, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज इन सीवियर कंडीशन। और सीवियर कंडीशन में ये परफोरेशन भी कर देता है, इंटेस्टाइन में छेद कर देता है सीवियर कंडीशन में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये फीको ओरल रूट से जा रहा है, तो इंटेस्टाइन को यहाँ पर खराब करता है, पेट को खराब कर रहा होता है ना, इंटेस्टाइन को खराब कर रहा होता है। सेकेंड, एलिफेंटियासिस फिलारियासिस, तो यहाँ पर ये कॉज करता है वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुकेरेरिया मलेई। तो ये दीज आर द पैथोजन, ये भी राउंड वॉर्म है। कैसे फैलता है, तो यहाँ पर मेनली फीमेल मस्कीटो इज द वेक्टर, तो ये काटेगा अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर वो काटेगा दूसरे इंसान को, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल बी हैविंग दिस डिजीज, राइट। तो इस तरीके से ये फैलता है। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, और बेसिकली दिस अफेक्ट अवर लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लिम्फ वेसल से पानी लिम्फ बाहर आ जाता है और बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो जेनिटल ऑर्गन में यहाँ पर और लोअर लिम्स में स्वेलिंग हो जाती है, जैसा कि वो दिखा रहा है, और धीरे धीरे जेनिटल ऑर्गन में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फिलारियासिस, और यहाँ पर इसको फिलारियल वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर वॉर्म डिजीज है, राउंड वॉर्म की डिजीजेस। नेक्स्ट है फंजाई। तो फंजाई जो होता है वो कॉज करता है रिंग वॉर्म। सो कंफ्यूज मत होना, वॉर्म है तो वॉर्म इसको करेगा, नहीं, ये फंजाई करता है इसको। और फंजाई ऑब्वियसली कौन कौन सी, जीनस स्पेशली 3 जीनस, तो वो है माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये फंजाई की यहाँ पर जीनस है, राइट। 3 जीनस कॉमनली जो रिंग वॉर्म कॉज करती है, जहां पर स्किन बहुत ड्राई, स्केली, लेजन, इचिंग होने लग जाती है। तो कैसे फैलता है, सपोज सॉइल में कोई फंजाई है, हम उसके कांटेक्ट में आए, तो वो फंजाई अब हमारी स्किन पे ग्रो करेगी। या कंटामिनेटेड क्लोथ से, कॉम्ब से, है ना, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कॉम्ब हम यूज कर रहे हैं, उसके कपड़े हम यूज कर रहे हैं, तो अगर ये डिजीज है तो ऑब्वियसली वो हमें भी हो सकती है, जिसमें बॉडी ड्राई हो जाएगी, स्केली लेशंस, यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत रफ से स्केली से लेशंस हो जाते हैं, सूखा सूखा सा ऐसे पपड़ियां निकलती हैं। ये नेल में हो सकता है, स्काल्प में हो सकता है, इस रीजन में हो सकता है जैसे वो दिखा रहा है, राइट। और बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है। तो दीज आर बेसिकली दी सिम्टम्स ऑफ दिस फंजाई डिजीज, राइट, दीज रिंग वॉर्म डिजीज। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। दैट्स ऑल। तो in the next class obviously we will be doing all the things of the AIDS and the cancer,